हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वरुण चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेंस की क्लास लेकर के आया हूँ। एक्चुअली कुछ बीच में फाउंडेशन बैच का भी काम कर रहा था और बीच में कुछ प्रॉब्लम भी थी पर्सनल, है ना, उस कारण भी फंसा हुआ था। इसलिए अब आपको जो भी अभी आगे एग्जाम्स हैं, जैसे आरआरबी पीओ मींस का एग्जाम है, क्लासेस मिलती रहेंगी। आरआरबी क्लर्क मींस का एग्जाम है, क्लासेस मिलती रहेंगी। ईसीजीसी पीओ आ रखा है, क्लासेस मिलती रहेंगी। ओआई एसीएल आ रखा है, ओरिएंटल इंश्योरेंस आ रखा है, क्लासेस मिलती रहेंगी। मैं बस थोड़ा सा अब मैं अपने शेड्यूल को लाइन अप करूंगा और रात को 9 बजे आप लोग को क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और एक शानदार हम आज एक मॉक लेने जा रहे हैं जिसमें हम लॉजिकल और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और ये जो लेवल होगा ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप आज का लेवल बना लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप एग्जाम में ही बना सकते हैं। जो लेवल मैंने लिया है उससे हाई लेवल एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास में है क्या। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं जो भी क्लासेस होती हैं। एडिटोरियल की क्लास होती है तो एडिटोरियल की पीडीएफ, उसके बाद एडिटोरियल की जो वोकैब होती है उसके रिवीजन के लिए हम एक क्विज करवाते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे इसी टेलीग्राम चैनल पर। आप आइए, सुबह एडिटोरियल में वोकैब पढ़िए, शाम को उसका रिवीजन करिए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच में मैं क्लासेस ले रहा था, है ना, ले रहा हूं। तो पेड बैच के अंदर हमने 200 मेंस मॉक एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर हम टॉप 5 मेंस के मॉक डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश अधिकार बैच का नाम है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को मेंस का कंटेंट मिल रहा है जिसमें मॉक टेस्ट भी आप लोग को मिल रहे हैं। बहुत शानदार बैच है। इसके अंदर मैं लाइव आकर के मॉक को सॉल्व करता हूँ और मॉक मैंने बनाए हैं, मतलब प्रॉपर वो मॉक हैं जो एग्जाम को मैच करें, एग्जाम के लेवल को मैच करें। चलिए, दैट्स इट। अब आज ये स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये इंग्लिश एक्सक्लूसिव इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन है 1 साल के लिए। जितने भी बैचेस अभी तक हुए हैं, अब जो आएंगे, जैसे मंजिल बैच 2026 आ रहा है, वो इसी में आएगा। आप लोग इसको ले सकते हैं। अलग से ऐसे मंजिल बैच 2026 आपको नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा वो। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस ये आपका बैच है। चलिए, अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। आज की क्लास में हम किस चीज को डील करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर करना। देखो, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल और रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। लॉजिक भी लगेगा, रीडिंग भी लगेगी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन भी रखा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेंस की क्लास हो रही है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं चाहता हूं रीडिंग और ग्रामर दोनों का टच आप लोग को दे दूं। तो आप लोग इसको सोल्व करिए। देखिए, इसमें रीडिंग भी लगेगी क्योंकि पूरी फ्रेज है। एक वर्ड होता तो वोकैब लग जाती, यहाँ पे रीडिंग ग्रामर दोनों लगेगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग उस टाइम के अंदर अंदर इसको सोल्व करो। ये लो, बनाओ, डायरेक्शन पढ़ो, आंसर दो। चलिए, इतना टाइम बहुत है। देखो, अगर मीन्स है तो मीन्स कोई हवा नहीं है। मीन्स से डरना नहीं है अपन को। क्यों नहीं डरना अपन को मीन्स से? अपन को ये पता होना चाहिए यार, मीन्स का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, आप इसको पहले रीड करोगे, तो आज मेरे साथ रीड करो। जब तक आपको रिक्वायरमेंट पता है ना क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन
हेलो, कॉल भी आ रहा था पर फोन दूर रखा हुआ था तो पता ही नहीं चला। अभी ठीक है? आ रही है क्या वॉइस? वापस से मेहनत करो यार। सही कहा। एक स्टूडेंट ने कमेंट लिखा तो, लेकिन उसने सच्चाई लिख दी। आज की क्लास की सच्चाई लिख दी उसने। वापस से मेहनत करो। कमेंट था वो, लेकिन वो सच्चाई भी है। हाँ भाई, स्टार्ट करूं वापस? चलो आ जाओ। देखो सुनो, वापस से बता रहा हूं, फटाफट बता। हमें अगर फिलर को करना है तो फिलर रीड करते करते हमें यह भी चेक करना है वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको रीड करता हूं। फॉर मैनी रिसर्चर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स के लिए जो माइक्रोस्कोप और जो केमिस्ट्री सेट उनको रिसीव्ड हुआ था चाइल्डहुड में, बचपन में, वॉज, तो वॉज क्यों आया? या तो माइक्रोस्कोप या तो केमिस्ट्री, क्योंकि और है तो कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। और जनरली जो और के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, वो उठाते। तो केमिस्ट्री यहाँ पे सिंगुलर है, तो वॉज नॉट मैरेली अ टॉय। वो सिर्फ उनके लिए टॉय नहीं था कि उनको माइक्रोस्कोप दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया। आपने देखा होगा लैब के अंदर अपन तो खेल के आ जाते थे, माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ भी रख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो उनके लिए सिर्फ एक टॉय नहीं था, बट अ पिवोटल कैटलिस्ट। लेकिन वो एक पिवोटल, एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट बना। डैश। अब आपको चेक करना पड़ेगा यहां पर चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट किसकी है। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी सब में आईएनजी फॉर्म है। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। इसका मतलब मैं आराम से ए ऑप्शन और सी ऑप्शन काट सकता हूं। अब या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये आंसर होगा। अब आगे रीड करो, आपको पता चल गया क्या ऑप्शन आ सकता है। अब आगे रीड करो। बोला जा रहा है क्यूरियोसिटी इनटू अ रिगोरस लाइफ लॉन्ग वोकेशन इन दी साइंसेस। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो क्यूरियोसिटी थी बचपन की, वो बदल गई, कन्वर्ट हो गई। तो सेंस क्या आ रहा है? क्यूरियोसिटी इनटू अ रिगोरस लाइफ लॉन्ग वोकेशन इन दी साइंसेस। तो क्यूरियोसिटी बदल गई, तो कुछ बदलने जैसा हमारे को सेंस यहां पे लगाना पड़ेगा। अब हमको पता है एनजी फॉर्म आएगा, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अचीविंग द हिस्टोरिकल रेलेवेंस ऑफ। तो हिस्टोरिकल का कोई सेंस नहीं है, हम कोई हिस्ट्री की बात तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर रेलिवेंस, और अपन कोई चीज रेलिवेंट है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो बी वाला ऑप्शन तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। अब सप्रेसिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज को दबा देना। यहां पर बात हो रही क्यूरियोसिटी को लाइफ लॉन्ग, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे बदल दिया कि वो रिगोरस और लाइफ लॉन्ग वोकेशन बन गया उनका साइंस, मतलब साइंस ही उनकी फील्ड बन गई। तो हम ये नहीं कह सकते सप्रेस करना, तो सप्रेस भी नहीं आएगा। हाँ, ट्रांसम्यूटिंग आएगा। ट्रांसम्यूटिंग अ नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, बहुत ही छोटा, या अनक्लियर भी आप बोल सकते हो, कोई चीज अनक्लियर। ठीक है। अनक्लियर चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी। तो जो उनकी क्यूरियोसिटी थी अनक्लियर, वो किस में बदल गई? एक रिगोरस और लाइफ लॉन्ग वोकेशन इन दी साइंसेस में बदल गई। तो मतलब यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बताइए क्लियर है क्या? क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए। चलिए, अब मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो ये नहीं सोचना हमारे को मेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेंटेंस लिखे होंगे, सेंटेंस में किस चीज की रिक्वायरमेंट है इसको पकड़ना है और आंसर करना है। या तो आपका आंसर सही होगा या तो आप स्किप करेंगे, डेट्स इट। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता आएगा क्या, आप पढ़ेंगे, आपको लग रहा है यही कंफर्म है, आप लगाएंगे, दो में कंफ्यूजन हो रहा है, दिमाग लगाएंगे, एलिमिनेट हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, वॉइस इशू आ गया था। मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ये लो, इसको बना फटाफट। और एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई।
हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? चलिए देखते हैं। आज अगेन आप रीड करेंगे, देखेंगे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। बोला जा रहा है द रेगुलेटर वार्निंग वॉज नॉट एन ओवर रिएक्शन। तो कहा जा रहा है जो रेगुलेटर की वार्निंग थी वो ओवर रिएक्शन नहीं थी, बट अ मेजर्ड रेस्पॉन्स था। मेजर्ड का मतलब एक बैलेंस अप्रोच था, ऐसा नहीं कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर रिएक्ट नहीं थी वो वार्निंग, वो एक मेजर रेस्पॉन्स था। ठीक है, अब यहां पर क्या आ सकता है? यहां पे देखो सभी आईएनजी फॉर्म में, मतलब यहां पे हमारे को ग्रामर नहीं लगानी, यहां पे हमारे को रीडिंग लगानी है, क्योंकि सभी आईएनजी फॉर्म में ग्रामर नहीं लगा पाओगे। आगे पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है वर्नेबिलिटीज that had been quietly accumulating beneath the surface of the financial system। तो बोला जा रहा है वो डैश कर रहा था। तो कहने का मतलब यहां पे ये है जो रेगुलेटर था उसकी जो वार्निंग थी वो एक ओवर रिएक्शन नहीं था, बल्कि वो एक मेजर रेस्पॉन्स था जो कि डैश कर रहा था वर्नेबिलिटीज को। वो वर्नेबिलिटीज हैड बीन क्वाइटली एक्यूमुलेटिंग, जो बहुत समय से धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रही थी, इकट्ठी हो रही थी। कहां पर? बेनिथ दी सरफेस, कहीं अंदर छुपी हुई वो इकट्ठी हुई जा रही थी फाइनेंशियल सिस्टम में। अब आप बताइए वो वर्नेबिलिटी को क्या करेगा? वर्नेबिलिटी को या तो खत्म करेगा या तो वर्नेबिलिटी को सामने लेकर के आएगा, ऐसा कोई सेंस आना चाहिए। अगर मैं एग्जैगरेटिंग लगा देता हूं, एग्जैगरेटिंग दी इंसिडेंटल फ्लोज विथ इन, और इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है? इंसिडेंटल का मतलब होता है कोई चीज सेकेंडरी है, कोई चीज सेकेंडरी है उसको अपन इंसिडेंटल कहते हैं, लेस इंपॉर्टेंट को अपन इंसिडेंटल कहते हैं। तो क्या एग्जैगरेट करने की बात होगी? एग्जैगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं, एग्जैगरेट नहीं बैठेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग है वो पॉजिटिव से हुई है कि जो रेगुलेटर की वार्निंग थी वो ओवर रिएक्शन नहीं थी, एक बैलेंस्ड रेस्पॉन्स था, तो ये पॉजिटिव ही जाएगा। तो आप एग्जैगरेटिंग नहीं लगा सकते। प्री एम्प्टिंग का मतलब क्या होता है? पहले से कोई चीज पता लगा लेना, ये हो सकता है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? स्पेक्युलेटिव कंसर्न अराउंड। तो क्या ये स्पेक्युलेटिव कंसर्न है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो वर्नेबिलिटी जो छुपी हुई थी, इसका मतलब स्पेक्युलेटिव कंसर्न तो नहीं बोल सकते। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है? मन गढ़ंत, स्पेक्युलेशन, मन से बनाई हुई चीजें, तो ये तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब बी ऑप्शन भी कट गया। अब ऑब्फस्केटिंग, ऑब्फस्केटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पजल कर देना, है ना, किसी भी चीज को कंफ्यूज कर देना। तो ऑब्फस्केटिंग तो नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है कि वर्नेबिलिटी को उसने बताया, या तो उसने वर्नेबिलिटी को सामने लेकर क्या एक्सपोज करा, या फिर वर्नेबिलिटी को कम करा। तो भाई ऑब्फस्केटिंग तो नहीं होगा, हटा दो इसको। फोर ग्राउंडिंग, अब देखो फोर ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? फोर जब भी लग जाता है, जैसे फोरकास्ट हो गया, है ना, फोर जब भी लग जाता है तो उसका मतलब होता है कोई चीज होने वाली है, आने वाली है, मतलब कोई चीज प्रेडिक्ट करते हैं, पहले का फ्यूचर का सोच रहे, आगे का सोच रहे, ठीक है। तो फोर ग्राउंडिंग का मतलब ग्राउंड करना, निकालना उसको। लेटेंट, सिस्टमेटिक, लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट, आप लोगों ने लेटेंट शो के बारे में पढ़ा होगा। लेटेंट का मतलब होता है कोई चीज छुपी हुई है, हिडन है, हिडन टैलेंट, है ना। तो लेटेंट का मतलब होता है कोई चीज छुपी हुई है, अंदर है ना, कंसील है, तो उसको अपन लेटेंट कहते हैं। तो कहा जा रहा है इसने, इस रेगुलेटरी वार्निंग ने क्या करा? इसने फोर ग्राउंडिंग करा लेटेंट सिस्टमैटिक वर्नेबिलिटी को, जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से एक्यूमुलेट हो रही थी, इकट्ठी कर रहा है। क्या क्या मुसीबत है आज? ये तगड़ी क्लास है यार। कोई बात नहीं, एक दो सेकंड के लिए हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना। वैसे तो ऐसा नहीं होता, पर कोई बात नहीं, आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, है ना। तो कभी कभी बड़ी बड़ी क्लासेस में से छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पूरा ये क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड था। अगर आपकी रीडिंग इस लेवल की है तो मैं आपको कह रहा हूं, आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस लेवल की आपकी रीडिंग है तो। ठीक है, ये हो गए आपके दो क्वेश्चन, बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक से अपन लोग पढ़ रहे हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम ऊपर से आपके जा रहा हो, सब कुछ डिटेल में बता लो भाई, इसको बना।
चलिए 40 सेकेंड बहुत है, आ जाइए। रीड करना है और देखना है किस चीज की रिक्वायरमेंट है। रीड करते हैं। कहा जा रहा है द रिपोर्ट चैलेंजेस द अजम्पशन। तो बोला जा रहा है जो रिपोर्ट है वो चैलेंज करिए अजम्पशन को। अब आपको ये पता होना चाहिए अजम्पशन क्या। तो अजम्पशन के बाद या तो डैट लगाओ, अगर डैट नहीं भी लगाओगे तो भी चलता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे अजम्पशन के बाद आपको बताना पड़ेगा किस चीज को चैलेंज किया जा रहा है, कौन सी अजम्पशन है। मतलब एक सब्जेक्ट की आपको तलाश होनी चाहिए। तो द रिपोर्ट चैलेंजेस द अजम्पशन। कौन से अजम्पशन? डैश अजम्पशन। कौन से डैश अजम्पशन? इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरली लीड्स टू, इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरली लीड्स टू, इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरली लीड्स। अरे यार, ओहो, क्वेश्चन खराब हो गया रे। क्वेश्चन खराब हो गया एक्चुअली। ये फिलर यहां तक आना था, है ना। कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं। एक तुम्हारे को बोनस नंबर मिल गया, इसको बनाओ तुम। एक बोनस नंबर मिल गया तुम्हारे को। और तुम बेटे आंसर भी दे रहे हो, कोई बी दे रहा है कोई सी दे रहा है। बताओ यार, हद है यार, शर्म आ रही है मेरे को। क्वेश्चन मैंने गलत बनाया और आंसर तुम दे रहे हो। बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दे रहे हो तुम लोग आंसर? चलो चेक करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे को रीड करना है। पब्लिक ट्रस्ट इरोडेड नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल फेलियर। क्या कहा जा रहा है? पब्लिक का जो ट्रस्ट था वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे, नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल फेलियर, सिर्फ एक सिंगल फेलियर की वजह से नहीं, बट ड्यू टू। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम कहीं पर ड्यू टू लिख रहे हैं, कहीं पर अगर अपन लीड टू लिख रहे हैं या लेड टू लिख रहे हैं, लीड की कोई सी फॉर्म आप लगा लो, तो इसके बाद हमारे को नाउन चाहिए होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट डी दे रहा है वो तो पहले ही गलत है, डी वाला पहले ही गलत है। ठीक है भाई, ओके। अब क्या आएगा? तो अब पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो बोला जा रहा है बट ड्यू टू अथॉरिटीज इग्नोरिंग रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस। आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ सकता है कि भाई बोला यहाँ पे जा रहा है एक सिंगल फेलियर के कारण नहीं पब्लिक का ट्रस्ट इरोड हो रहा है, बल्कि ड्यू टू अथॉरिटीज इग्नोरिंग रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस है उनको ये बार बार इग्नोर कर रहे हैं। आ सकता है ए वाला ऑप्शन। इग्नोरिंग क्यों आया है? क्योंकि ड्यू टू आपकी प्रपोजिशन है, इसके बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए वर्ब आपको एनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। मतलब ए आंसर बन सकता है। आगे क्या बोला जा रहा है? ड्यू टू इग्नोरिंग अथॉरिटीज रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस। अब इसको समझना। तो ड्यू टू के बाद क्या मैं इग्नोरिंग लगा सकता हूं? हाँ, क्योंकि नाउन चाहिए होता है। तो अगर मैं नाउन लगाऊंगा तो मैं इग्नोरिंग लगाऊंगा। इग्नोर करना अथॉरिटीज रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस। नहीं नहीं नहीं, अथॉरिटीज नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हमारे को ये बोलना चाहिए था अथॉरिटीज इग्नोर कर दी है। जो अथॉरिटीज है, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट इरोड हो रहा है, पब्लिक का ट्रस्ट वीक हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक ही फेलियर नहीं हुआ, बहुत सारे फेलियर हुए, और वो फेलियर किसके कारण हुए? अथॉरिटी ने इग्नोर करा है रिपीटेटिव इंस्टीट्यूशनल एक्सेस को। तो इसका मतलब बी तो अलग ही फ्रेज बना के बैठा है, ये नहीं बैठेगी बात। बी को मैंने काट दिया। सी में क्या कहा जा रहा है? दी परसिस्टेंट इग्नोरिंग। तो जो लगातार इग्नोर हो रहा है, क्या इग्नोर हो रहा है? ऑफ रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस। यार ये भी हो सकता है सी। सी में क्या दिक्कत है? सी भी तो आ सकता है। अब आएगा मजा, देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो यहां पर ही बोला जा रहा है ड्यू टू परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार, इग्नोरिंग लगातार इग्नोर हो रहा है ऑफ रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस। अच्छा, ये भी आ सकता है, इग्नोर तो आएगा नहीं। इसको पढ़ते हैं। क्या ड्यू टू के बाद इग्नोर्ड आ सकता है? कभी नहीं। हटा। या तो इसका आंसर ए होगा या तो इसका आंसर सी होगा। बताओ कौन सा लगाएं, कौन सा लगाना चाहेंगे आप लोग? अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए आपके सामने तो
अब देखिए मैं आपको बताता हूं आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए। देखिए अगर मान लो मैं ए ऑप्शन के साथ जाता हूं तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है अथॉरिटीज इग्नोरिंग रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो अथॉरिटी है वो इग्नोर कर रही है क्या, जो रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस हो रहे थे उसको इग्नोर कर रही है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक सिंगल फेलियर नहीं हुआ है बल्कि लगातार इग्नोर हुआ है। क्या लगातार इग्नोर हुआ है, जो इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस थे, जो रिपीटेटेड इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस हो रहे थे उसको भी लगातार इग्नोर किया गया। एक बारी की बात नहीं है, हमें लगातार वाला वर्ड दिखाना है। यहां पर देखो बोला जा रहा है ना सिंगल फेलियर नहीं है, मतलब बार बार कोई चीज हुई है, बार बार इग्नोरेंस हुई है। तो अगर आप ए को लगा दोगे तो इसमें इग्नोरेंस रिपीटेटेड नहीं है, लैप्सेस रिपीटेटेड है। थोड़ा समझ रहे हो आप बात को। अगर उसने यहां पर आपको सिंगल फेलियर लिख करके दिया है इसका मतलब यह है सिंगल फेलियर एक बार ही फेलियर नहीं हुआ है, बार बार फेलियर हुआ है और बार बार उस फेलियर को क्या करा गया, इग्नोर किया गया, इसलिए पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इरोड हो रहा है। तो हम कहेंगे परसिस्टेंट इग्नोरेंस हुई है, परसिस्टेंट इग्नोरिंग ऑफ। तो इसका जो आंसर आपको लगाना पड़ेगा वो सी लगाना पड़ेगा। अभी क्लियर है सभी को, बताइए। दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूज होंगे तो हमारे को देखना पड़ेगा कि ये वाला क्यों गलत है और ये वाला क्यों सही है। अगर नहीं मिल पा रहा आपको तो आप स्किप करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को बता दिया यहां पर अ सिंगल फेलियर एक कीवर्ड था जिसकी वजह से आपको ये परसिस्टेंट वर्ड और इग्नोरिंग के लिए परसिस्टेंट वर्ड लगाना था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप चेंज कर रहा हूं मैं अब आपके लिए, इस टाइप को पढ़ो और आंसर दो। इग्नोरिंग का मतलब वहां पर यह सेंस दे रहा है कि लगातार इग्नोर हो रहा है, एक्शन को दर्शा रहा है वहां पर, लगातार इग्नोर करते हुए। चलिए इतना टाइम बहुत है, आई होप आज ही अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर आप डायरेक्शन पढ़ेंगे तो डायरेक्शन में कहा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है बताओ। करेक्ट ऑर्डर का मतलब ये है अगर आप ए आंसर लगा रहे हैं तो इसका मतलब जो फिफ्थ वाला वोकैब है, ये वाला जो वोकैब है ये आप यहां पर लगाने की सोच रहे हैं। अगर आप सेकेंड लगा रहे हैं तो मतलब ये वाला जो वोकैब है इसको आप यहां पे लगाने की सोच रहे हैं। अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं इसका मतलब थर्ड वाला जो ब्लैंक मतलब ऑप्शन है उसको आप यहां लगाने की सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूं इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए वोकैब की नॉलेज, रीडिंग की नॉलेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में देखे गए हैं। अब देखो कैसे इसको बनाना है, मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, देखिएगा। तो रीड करते हैं पहले। ट्रैवल लिटरेचर, अब बोला जा रहा है ट्रैवल लिटरेचर जो है वो ऑफर करता है क्या, एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब हमने पढ़ रखा है, प्रोपोजिशन का मतलब आप कह सकते हो कि प्रोपोजिशन का मतलब प्रपोजल, आप कह सकते हो कोई प्रपोजल रखना, है ना। तो बोला जा रहा है एक यूनिक वैल्यू प्रपोजल मतलब एक यूनिक चीज हमारे सामने रखता है ट्रैवल लिटरेचर। क्या वो यूनिक चीज है, इट अलाउ, इट किसके लिए आया होगा, इस लिटरेचर के लिए आया होगा, ट्रैवल लिटरेचर के लिए। तो जो ट्रैवल लिटरेचर है ये अलाउ करता है हमको टू डैश, तो आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बार क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं अगर होए तो देखो सब ऑप्शन में फिफ्थ या फिर फर्स्ट आ रखा है, फिफ्थ या फिर फर्स्ट। अगर मैं फिफ्थ को देखूं तो यार ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो ट्रैवर्स, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ट्रैवर्स का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ट्रैवल करना, इधर से उधर जाना, उस सेंस में अपन ट्रैवर्स लगा सकते हैं। सरकम नेविगेट का मतलब क्या हो जाएगा, सरकम नेविगेट का ये मतलब यही होता है कि इधर उधर जाना, लेकिन सरकम अगर सेंस आ रहा है तो किसी के इर्द गिर्द घूमना।
सरकम का सेंस आता ही किसी के अराउंड घूमना। यहाँ पर सरकम नहीं है, यहाँ पर ट्रेवर्स है, यहाँ पर ओनली ट्रेवल करना। अब मुझे नहीं पता इसमें से क्या आएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ठीक है, हमें पता लग गया अस टू या तो ट्रेवर्स आएगा या तो फिर सरकम नेविगेट आएगा। और ऑप्शन जबकि सारे ये बने हुए हैं तो मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब मैं आगे बढ़ता हूं। द ग्लोब विदाउट लिविंग अवर आर्म चेयर्स। तो सेंस आप लोग समझ गए क्या कहा जा रहा है भाई। ट्रैवल लिटरेचर वो चीज है, आप अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, वर्ल्ड घूम रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट टाइटल्स ऑफ 2025 डू नॉट मैरिली लिस्ट डेस्टिनेशन। कहा जा रहा है जो बेस्ट टाइटल्स हैं 2025 के, मतलब जिनको बेस्ट टाइटल मिले हैं 2025 के, वो सिर्फ मैरिली मतलब वो सिर्फ डेस्टिनेशन की लिस्ट नहीं बताते हैं आपको, बल्कि दे। अब दे है तो आपको पता है यहां पर वर्ब आएगी, यहां पर क्या आएगी, वर्ब आएगी। देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या कोई, दे है तो क्या आएगी, वर्ब आएगी। दे सेकंड में क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। फोर्थ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। सेकंड में क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। ये ऑप्शन गया। उसके बाद फोर्थ, हाँ एमर्स, फोर्थ एमर्स आ सकता है। अब आपके हाथ में बी, डी और ई ऑप्शन बचा है, तो कंफर्म हो जाता है कि यहां पर एमर्स है। एमर्स मतलब डूब जा। तो दे एमर्स द रीडर इन द लोकल कल्चर। तो लोकल कल्चर में जो रीडर है वो डूब जाता है, एकदम खो जाता है। अच्छा भाई, दीज बुक्स सर्व एज अ ब्रिज। तो ये बुक जो है ब्रिज की तरह सर्व करता है। डैश डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू अवर डोर स्टेप। तो सबको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव को अपने डोर स्टेप पे लेकर के आना। और यहां पर कोमा है, कोमा के बाद आपको पता है यहां पर वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी। अब आ जाओ फिर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर आप इसको देखो, ये क्या है, सिक्स्थ ऑप्शन में नहीं है, सिक्स्थ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हटा ही दो। थर्ड को देखो, हाँ ब्रिंगिंग। तो अब देखो या तो ये आंसर बनेगा या तो ये आंसर बनेगा। तो अब पूरा जोर आप लोग को फर्स्ट और फिफ्थ पे देना पड़ेगा। फर्स्ट और फिफ्थ पे आपको पूरा जोर देना पड़ेगा। अब इन दोनों में से अपन लगाए क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकम नेविगेट का मतलब होता है किसी चीज के इर्द गिर्द घूमना। तो यहाँ पे किसी चीज के इर्द गिर्द घूमने की बात नहीं हो रही है, ग्लोब घूमने की बात हो रही है, नॉर्मल ट्रेवल करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। आपको ई ऑप्शन लगाना पड़ेगा। बताओ क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है क्या फटाफट। सिक्स्थ ऑप्शन, एक्चुअली सिक्स्थ ऑप्शन उसमें था, है ना, सिक्स्थ ऑप्शन है उसमें, वो पीपीटी के नीचे दबा हुआ है। सिक्स्थ अपना आंसर भी नहीं है सिक्स्थ, कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही घट गया सिक्स्थ वाला, है ना। अभी इसका आंसर आपको ई लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ट्रेवर्स लगाना पड़ेगा। ई इसका आंसर आएगा करेक्ट। भाई यार तुम क्या कर रहे हो, तुमने बी ऑप्शन दिया। अब एक बात बताओ, बी सिक्स, जब यहाँ ऑप्शन में सिक्स है ही नहीं, तुम कैसे लगा दोगे सिक्स। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डॉग, लगा दोगे डॉग। चलो सिक्स ऑप्शन दे देता हूं, डॉग। अब लगाओ डॉग, तुम सिक्स आंसर दे दो, कैसे चलेगा। चिंटू जी लिख दूं, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा हुआ चिंटू जी, अब चिंटू जी लगा दोगे तुम, सिक्स तो है ही नहीं, क्या करोगे, कैसे कर रहे हो यार, कुछ भी आंसर लगा रहे हो है। एक तो वो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक में लिखा हो उसके भी आंसर तुम सी भी दे रहे हो, इसका भी आंसर सिक्स है नहीं और तुम सिक्स लगा रहे हो। बताओ यार, बी ऑप्शन लगा दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी के लिए ई लगाना पड़ेगा अपन को। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लो, आ जाओ, इसमें टाइम दे देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने आपको क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैब और रीडिंग लगाओ। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। चलिए 40 सेकंड बहुत है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं,
जो इंग्लिश है ना, अगर आप इंग्लिश को समझ करके करेंगे तो बहुत इजी है। अगर आप कुछ भी जो आपको सही लग रहा है वो लगाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। देखो समझना क्या है वो देखो, इसमें समझने वाली क्या बात है। वाइल, अब आपको पता है वाइल लगा है तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, चांसेस है, पढ़ लेता हूं। वाइल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फेस्ड अ डाउनटर्न, तो मतलब टेक्नोलॉजी स्टॉक जो है वो डाउनटर्न फेस कर रहे हैं। ले भाई नेगेटिव बात हो गई। प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स का मतलब क्या है, देखो सुनो, जो टेक्नोलॉजी है उसमें मेटल्स मतलब चिप्स वगैरह होती हैं, चिप होती है ना, चिप वो लगती है उसके अंदर, तो वहां से मेटल आप लोग पकड़ लो। प्रीशियस मेटल स्टेज्ड, ठीक है, स्टैज्ड सॉरी, प्रीशियस मेटल स्टैज आ डैश रैली टुडे। तो अब वो कैसी रैली बनाएंगे, अगर आपने वाई लगा करके यहां पे डाउनटर्न लिखा है तो यहां पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना भैया आपको। रैली का मतलब क्या होता है, रैली का मतलब होता है, स्टॉक मार्केट में एक रैली वर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक या तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, मतलब रैली बना रहा है, चेन, रैली का मतलब चेन, ऊपर की चेन बना रहा है, या फिर डाउन टर्न रैली मतलब डाउन चेन बना रहा है, तो उसको रैली कहते हैं। आ गई बात समझ में, ओके। प्रीशियस मेटल, अच्छा हाँ यहाँ पे मेटल हो, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे मेटल गोल्ड सिल्वर उससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। मैं वो वाला मेटल सोच बैठा कि यार जो टेक्नोलॉजी जो चिप वगैरह में जो मेटल लगता होगा वो, ठीक है कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे को यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए था। अब देखो पॉजिटिव क्या है इसमें से, पॉजिटिव ढूंढो भाई। रोबस्ट पॉजिटिव है, हाँ भाई। और रैली, रैली आपका क्या है, नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आएगा एडजेक्टिव, लेकिन वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। तो रोबस्ट आ सकता है, आ सकता है। देखो ऑप्शन में क्या क्या है, थर्ड दे रखा है, थर्ड आ सकता है क्या, बुलिश, हाँ आ सकता है। बुलिश रैली टुडे, बुलिश भी आ सकता है। बुलिश का मतलब क्या होता है, बुल मतलब ऊपर जाना, बुलिश आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट आ सकता है क्या, हाँ भाई फर्स्ट आ सकता है। क्या फिफ्थ आ सकता है, फिफ्थ क्या है, स्टैग्नेट, अरे है कभी नहीं आएगा फिफ्थ, हटा इसको, हट तेरी तो। दो ऑप्शन कट गए तुम्हारे, क्या कोई दिक्कत किसी को, दो ऑप्शन हमारे कट हो गए। अच्छा अब इधर ए बी या डी में से एक आंसर होगा। अब देखो थर्ड और फर्स्ट के दम पे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ो। दिस शिफ्ट इंडिकेट्स, ये शिफ्ट है जो भाई एक तरफ डाउन टर्न है, वहां तक वहां मेटल जो है वो पेस पकड़ रहे हैं, ठीक है। दिस शिफ्ट इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टर आर सीकिंग, अब ये जो शिफ्ट है इसमें जो है इन्वेस्टर्स आर सीकिंग डैश असेट एमिड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो भाई जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है तो इन्वेस्टर क्या चाहेंगे, आर सीकिंग, तो इन्वेस्टर क्या चाहेंगे, ऐसा अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर्स क्या चाहेंगे, चलो चेक करते हैं। सेकंड चाहेंगे सेफ हेवन चाहेंगे, हाँ भाई सेफ हेवन चाहेंगे। क्या ये लोग फोर्थ, फोर्थ का मतलब टेंजिबल एसेट्स चाहेंगे। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, टेंजिबल का मतलब जिसको आप छू सके, लेकिन बात शेयर मार्केट की हो रही है तो शेयर मार्केट में थोड़ी ना शेयर को छू पाएंगे, टेंजिबल एसेट्स तो नहीं आएगा, ले भाई टेंजिबल एसेट हटा, ले भाई बी हटा, तो टेंजिबल नहीं आ सकता। सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, आगे बढ़ो। द मूवमेंट इन दो फ्यूचर्स, कोई कंपनी का नाम होगा या स्टॉक का भी नाम हो सकता है कोई, सजेस्ट आ डैश स्टार्ट टू दी ट्रेडिंग वीक। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो ये लगा रहा है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या है, रोबस्ट, मतलब ये पॉजिटिव लगा रहा है ना। और एक आपके पास ये ऑप्शन बचा, ये क्या कह रहा है, बियरिश, बियरिश मतलब डाउन, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। अब आप मेरे को बस इतना सा बताओ कि इसके पहले जो आपने सेंटेंस पढ़ा उसमें पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी है, क्योंकि फ्लो तो सेम ही चलेगा ना, यहाँ पे कोई कनेक्टर तो नहीं लगा होगा, कोई ऐसा कनेक्टर ऐसा कंजंक्शन लगा है जिसकी वजह से हम टोन चेंज कर पाए, नहीं कर सकते ना टोन चेंज, यही तो इंग्लिश है, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई ना कोई क्लू जरूर होता है इंग्लिश में। तो आपने यहां पर ये पढ़ा यार, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ये सेफ हेवन एसेट्स की तलाश में है, और जो मूवमेंट है किसमें, इस फ्यूचर मतलब ये कोई शेयर है ना, कोई कैटेगरी है, तो ये सजेस्ट कर रहा है, या कोई कंपनी भी हो सकती है ना, मुझे नहीं पता यहां पर क्या कंपनी भी हो सकती है, तो कोई चीज है जो सजेस्ट कर रही है, तो वो नेगेटिविटी तो सजेस्ट करेगी ये सारे सिनेरियो को देखते हुए। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर एक नेगेटिव टर्मोलॉजी आएगी, नेगेटिव टर्मोलॉजी बियरिश है, आपका आंसर डी आ जाएगा, ए देने वालों का आंसर गलत है।
ओके, एक दो स्टूडेंट हैं जो शेयर मार्केट का बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, वो कह रहे हैं सर एक इंडेक्स है, ठीक है जो भी है इंडेक्स है, इंडेक्स से सजेस्ट करा भाई नेगेटिव स्टार्ट ही तो होगा ट्रेडिंग वीक का। अगर मान लो यहां पर हाउएवर लिखा होता तब मैं कहता कि भाई ये फिर भी सजेस्ट कर रहा है पॉजिटिव स्टार्ट होगा, तो तुम अगर रोबस्ट लगा दोगे तो रोबस्ट स्टार्ट पॉजिटिव स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारा ए आंसर अचानक से कट करके डी पे आ जाएगा अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को देखोगे तो, समझोगे तो। भाई ये किम जोन उन कह रहे हैं कि सर ग्रीन इमोजी कुछ स्टूडेंट के रेडी थे, बस वो भेजने ही वाले थे, इतने में आपने सीधा ए से डी पे पटक दिया, उन्होंने वो इमोजी हटाया और लाल मुंह भेजा, उदास लाल मुंह, तो उदास लाल मुंह आ गया। सर ये डो क्या है भाई? ये जो डो फ्यूचर्स है ये इंडेक्स है, एक इंडेक्स है जो बताता है कि भाई अगला वीक कैसा रहेगा, इंडेक्स है एक जिसमें शेयर के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो ये कोई कंपनी है, कैसे पता चला सर कंपनी है? देखो डी कैपिटल है और एफ कैपिटल है, तो कोई भी चीज अगर अचानक से कैपिटल आ जाती है तो वो एक प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी कंपनी का नाम, तो एक कंपनी का नाम है, कंपनी सजेस्ट कर दी। और देखो फ्यूचर्स है ना, है कंपनी, इसलिए इसको सिंगुलर मान करके देखो सजेस्ट लिखा है। अगर ये नॉर्मल वाला फ्यूचर होता, नॉर्मल वाला, तो एफ छोटा होता, और फ्यूचर्स है यहां पर, और ये प्लूरल है तो सजेस्ट नहीं आ सकता था, सजेस्ट आता, तो इसका मतलब ये कंपनी है क्योंकि एफ और डी कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है ना। और एक्चुअल में यहां पर जो सजेस्ट आया वो मूवमेंट के लिए आया है ना, एक्चुअल में जो यहां पे सजेस्ट आया है वो इस मूवमेंट के लिए सजेस्ट आया। अगर मान लो इस मूवमेंट के लिए सजेस्ट नहीं भी आता तो भी हम इस फ्यूचर्स के लिए सजेस्ट ही लगाते, एस वाला ही लगाते, क्योंकि हम इसको सिंगुलर मानते। ये हम पढ़ेंगे मंजिल बैच में प्रॉपर नाउन में बहुत डिटेल में, आप लोग को मजा आएगा। ठीक है भाई, चले आगे। क्या यहां तक क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन बनाओ, तुम देखो इसको बना पा रहे हो क्या? एक बार देख लो कितना लेटेस्ट कंटेंट आप लोग को मिल रहा है, अभी की न्यूज है उसके ऊपर आपके लिए फिलर बनता हुआ। अब ये चीज आपको ये बताएगी कि इंग्लिश में सेंटेंस की कमी नहीं है, सेंटेंस कैसे भी कहीं भी बन सकते हैं, बस हमें अप्रोच पता होनी चाहिए। अब इसकी अप्रोच देखो आप लोग, मैं रीड कर रहा हूं। द ट्रेजेडी एट बोंदी बीच वॉज नॉट एन अनप्रिडिक्टेबल ब्लैक स्वॉन। तो ब्लैक स्वॉन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा हादसा जो कि अनप्रिडिक्टेबल था, है ना, नेगेटिव हादसा। तो बोला जा रहा है जो ट्रेजेडी हुई थी, है ना, वो कोई अनप्रिडिक्टेबल इवेंट नहीं था, बट अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक डैश। तो सबको पता है क्या आएगा? बोला जा रहा है वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं था, वो एक इवेंट था जो सिस्टमेटिक फेलियर की वजह से हुआ। फेलियर जैसा सेंस आएगा। चलो चेक करते हैं भाई, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, आसानी हो जाएगी। ये क्या कह रहा है? सिक्स्थ कह रहा है। सिक्स्थ क्या है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट नहीं था। सिस्टमेटिक इनडिफरेंस नहीं बैठेगी बात। इनडिफरेंस का मतलब ये होता है कि भाई बेपरवाह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, उस वे में अपन इनडिफरेंस लगाते हैं, है ना। या डल हो गया, तो वो वाली बात बैठ नहीं थी, सिस्टमेटिक फेलियर जैसा सेंस होना चाहिए। तो मैं ये वाला ऑप्शन काट सकता हूं, तो यहां से क्यों काट रहा हूं? यहां से काट देता हूं। ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। तो ये वाला ऑप्शन भी काट दूं? हाँ काट देता हूं। क्या ये आ सकता है? पढ़ के देखता हूं। नेग्लिजेंस, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो नेग्लिजेंस लग रहा है अच्छा, तो ये लगा मत देना, पहले सब पढ़ लो, चेक कर लो। ये क्या लिख रहा है? कॉम्प्लासेंसी। अरे वाह, कॉम्प्लासेंसी भी आ सकता है। देखो कॉम्प्लासेंसी क्यों आ सकता है मैं बताता हूं। एक वोकैब होता है कॉम्प्लासेंट, आपने पढ़ा होगा स्मग, आपने स्मग पढ़ा होगा, स्मग आपने पढ़ा होगा, छोटा मग, स्मॉल मग, चिरकुट, याद है आपको? वोकैब वाली मैराथन में अपन ने करा था, चिरकुट था, चिरकुट के पास छोटा सा मग था, वो छोटे से मग से भी खुश था। तो मतलब वो उसकी जो हंसी थी वो नेगेटिव वे में हंसी थी,
मतलब वो खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड समझ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। वो जो प्रॉब्लम है उससे अनजान है, जो प्रॉब्लम उसके सामने आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉम्प्लेसेंसी की बात कर रहे हैं तो मतलब कोई खुद को, अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत बेहतर समझ रहा है, जबकि वो है नहीं। तो इसका मतलब नेग्लिजेंस भी आ सकता है, कॉम्प्लेसेंसी भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो अभी हमारे लिए नेगेटिव वोकैब है। अगर हमें नेगेटिव वोकैब डालना है तो हमारे लिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब जो सिस्टमेटिक कॉम्प्लेसेंसी थी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब हो जाएगा कि भाई इनको ये लगा कि हमारा सिस्टम तो परफेक्ट है, वो सेंस में ये आ भी सकता है। अभी मैं बता नहीं सकता कि कौन सा आएगा। तो कुल मिला करके अभी हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है 4 इयर्स, काफी सालों से राइजिंग एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। मतलब जो यहूदी होते हैं आई थिंक, उसके खिलाफ होना, एंटी होना, तो वो बढ़ता जा रहा था। वो ट्रीटेड, तो उसको कैसा ट्रीट किया जा रहा था? एज अ माइनर सोशल फ्रिक्शन। उसको माइनर सोशल फ्रिक्शन, माइनर इशू ट्रीट किया जा रहा था, रेदर देन, जबकि उसको एक अच्छा खासा थ्रेट ट्रीट करा जाना चाहिए था। यही सेंस आ रहा है ना भाई। क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो बढ़ता हुआ एंटीसेमिटिज्म था, इसको कैसा ट्रीट किया जा रहा था? एक माइनर सोशल फ्रिक्शन, जबकि रेदर देन उसको ऐसा थ्रेट ट्रीट किया जाना चाहिए था। मतलब अच्छा खासा थ्रेट ट्रीट किया जाना चाहिए था। अब आज सेकंड को चेक करते हैं। ये कह रहा है फिफ्थ। फिफ्थ कहां है भाई? सीरियस। अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियस आ सकता है, मतलब ये आ सकता है। थर्ड क्या कह रहा है? पोटेंट। हाँ 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 हाँ, पोटेंट का मतलब पावरफुल होता है। पोटेंट का मतलब पावरफुल होता है ना, पावरफुल होता है। तो पावरफुल थ्रेट नहीं बैठेगा। फॉर्मिडेबल थ्रेट होता तो बैठ जाता, पावरफुल नहीं बैठेगा। तो ले भाई तू हट यहां से, तू हट, तो मतलब सी वाला ऑप्शन हट। तो देखो ये भी यहां पर फिफ्थ लिख रहा है, मतलब सीरियस तो आएगा ही आएगा। या तो अभी इसका आंसर बी हो सकता है, या तो इसका आंसर डी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। दिस रिफ्यूजल टू एक्ट हैज नाउ मैनिफेस्टेड। ये जो रिफ्यूजल था, इस पे इन्होंने जो एक्ट नहीं करा, हैज नाउ मैनिफेस्टेड। अब वो किस में बदल गया? अब वो किस में बदल गया? वॉयलेंस में बदल गया। जो सर्व कर रहा है एज अ ग्रिम, अब एज अ ग्रिम क्या सर्व कर रहा है वो? ऑफ इग्नोरिंग अर्ली वार्निंग साइन। अब ग्रिम एक नेगेटिव वोकैब है। अब ग्रिम के बाद क्या आना चाहिए, चेक करते हैं। ये कह रहा है ग्रिम के बाद सेकंड लगाओ। सेकंड क्या है? इंडेक्टमेंट। अच्छा, ये कह रहा है फर्स्ट लगाओ। फर्स्ट कह रहा है कॉम्प्लासेंसी, सर्विंग एज अ ग्रिम ऑफ इग्नोरिंग अर्ली वार्निंग साइन। अच्छा ओके, तो यार ये अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखें, एक बार के लिए मैं इसको काट देता हूं। ये तो कट गया था, ये भी कट गया था, ये भी कट गया था। पूरा खेल बी और डी का है। आप लोग के एक बार ऑप्शन चेक करता हूं क्या है। आ जाओ, ध्यान से पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो कहा जा रहा है एक ग्रिप डैश, ये सर्व कर रहा है। अब देखो सर्व करने का मतलब क्या है? कोई चीज दिखाना। तो क्या चीज दिखाया जा रहा है? एक ग्रिम डैश ऑफ इग्नोरिंग अर्ली वार्निंग साइन। अर्ली वार्निंग साइन को इन्होंने क्या करा? इग्नोर करा। तो एक ग्रिम डैश है। तो यहां पर क्या आना चाहिए? अगर आप कॉम्प्लासेंसी यहां पर लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लासेंसी यहां पर अगर आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ग्रिम का मतलब, ग्रिम का मतलब अपन कह सकते हैं कोई चीज बहुत ही ज्यादा ग्लूमी है, डार्क है। एक डार्क कॉम्प्लासेंसी को दिखाता है नहीं, एक डार्क स्टिग्मा को दिखाता है, एक डार्क इंडिकमेंट को दिखाता है। इसका मतलब होता है स्टिग्मा, मतलब कलंक। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लासेंसी लास्ट में नहीं बैठेगा। क्योंकि कॉम्प्लासेंसी लास्ट में नहीं बैठेगा, आपको फिफ्थ यहां पे तो सीरियस लगाना पड़ेगा। यहां पे आपको सिस्टमेटिक के बाद फर्स्ट लगाना पड़ेगा। सिस्टमेटिक कॉम्प्लासेंसी थी, उन्होंने कोई यहां पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इसको क्या समझा? एक छोटा सा सोशल फ्रिक्शन समझा, बल्कि इसको एक अच्छा खासा थ्रेट समझना चाहिए था। ये जो उन्होंने रिफ्यूजल करा, रिफ्यूजल ही तो करा। सिस्टमेटिक क्या था? ये कॉम्प्लासेंसी थी। सिस्टमेटिक क्या थी? कॉम्प्लासेंसी थी। तो आपको यहां पर कॉम्प्लासेंसी लगाना था। सेकंड यहां पर आएगा, मतलब आपको इंडिकमेंट लगाना पड़ेगा। मतलब ये ग्रिम धब्बा है किस पे?
ये सर्व कर रहा है ग्रीन धब्बा, जिसमें इग्नोर करा इन्होंने अर्ली वार्निंग साइन को। अच्छा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अगर आपका गलत हो गया, अगर गलत हो गया तो इसका मतलब ये है आपका वोकैबुलरी की वजह से गलत हो। और वोकैबुलरी क्या है? इंडिकमेंट और कॉम्प्लासेंसी, इसकी वजह से गलत हो। अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट है? सिस्टमैटिक कॉम्प्लासेंसी थी। हालांकि यहाँ पे नेग्लिजेंस भी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर कॉम्प्लासेंसी नहीं बैठेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पहले नेग्लिजेंस लिख दिया, वापस से नेग्लिजेंस लिखना एक तरीके से, आप अगर कॉम्प्लासेंसी यहां पर वापस से लिख रहे हैं और यहां पे नेग्लिजेंस लिख रहे हैं, तो एक ही वर्ड दो बार लिख रहे हैं ना आप लोग। तो ये सर्व कर रहा है, ये पूरा जो इवेंट हुआ ये एक ग्रिव स्टिग्मा मतलब कलंक सर्व कर रहा है, कलंक की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अर्ली वार्निंग साइन को इग्नोर किया गया, इसलिए इसका आंसर आपको बी लगाना पड़ेगा भाई, डी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? जब आप पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, तो उसके अंदर सबके मीनिंग लिखे होंगे, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लो भाई, इसको बनाओ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आज ही देखिए, चाइना इकोनॉमिक रिकवरी, अच्छा चाइना की जो इकोनॉमिक रिकवरी है इज बिगिनिंग टू, अच्छा तो जो रिकवरी थी वो भी स्टार्ट हो गई है टू डैश। अब क्या होना स्टार्ट हो गई है हमें नहीं पता, हम आगे पढ़ ले थोड़ा। यहां पे विथ लिखा हुआ है, तो विथ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ड्यू टू वीकनेस स्पैनिंग मल्टीपल सेक्टर। तो यार वीकनेस फैल रहा है मल्टीपल सेक्टर में, अगर वीकनेस फैल रहा है तो रिकवरी पॉजिटिव तो नहीं होगी, रिकवरी अब नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि भाई वीकनेस बताई जा रही है, आगे नेगेटिव बात बताई जा रही है। हम ये थोड़ा ना कह सकते रिकवरी बहुत बढ़िया चल रही है क्योंकि जो मल्टीपल सेक्टर है वीक पड़ रहे हैं, नहीं, मल्टीपल सेक्टर वीक पड़ रहे हैं तो रिकवरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है यार यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा। आ जाओ मेरे साथ ऑप्शन को चेक करो। ये कह रहा है सेकंड लगा दूं, सेकंड में क्या है फोल्टर आ सकता है। ये कह रहा है फिफ्थ लगा दूं, फिफ्थ क्या है स्टेबलाइज कभी नहीं आ सकता, हटा इसको हटा। तो इसका मतलब कुछ भी कर लो तुम, सेकंड आएगा ही आएगा। ये बी लगाने वाला कौन है यार? एक दो तो मुझे बी लगाने वाला दिखा। अगर यहां पे ऑप्शन होता ना कि भाई वो हाथ खड़ा करो बी किसने लगाया था, फिर थोड़ा हम उसको अलग ट्रीटमेंट दे सकते थे। थोड़ा आगे तो पढ़ लो भाई, वीकनेस लिखा हुआ है, वीकनेस लिखा हुआ है तो रिकवरी क्या होगी? नेगेटिव होगी ना। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने से अभी थोड़ा सा रह गया वो, ये लो बी तो पहले ही कटा, पहली फुर्सत में बी और डी कट गया क्योंकि स्टेबलाइज पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। वीक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज एक्टिंग एज अ, अब कॉन्फिडेंस वीक है तो वो कैसा एक्ट करेगा चेक करते हैं। ये कह रहा है फोर्थ लगाने को, कैटलिस्ट का। वाह भाई वाह, वाह क्या बात है। कह रहा है जो वीक कॉन्फिडेंस है ना वो कैटलिस्ट का एक्ट करेगा ग्रोथ में। क्या उससे ग्रोथ बढ़ेगी? वीक कॉन्फिडेंस होगा तो ग्रोथ गिरेगी। ए लगाने वाला कौन है? उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाए, ए लगाने वाले को भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाए। अब या तो फर्स्ट आएगा, दोनों में फर्स्ट है मतलब ड्रैग, तो आप कह सकते हो ड्रैग ऑन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को खींच रहा है। जो वीक कॉन्फिडेंस है ग्रोथ को खींच रहा है, घसीट रहा है। प्रिवेंटिंग अ क्विक रिबाउंड, तो ये प्रिवेंट कर रहा है, क्विक रिबाउंड नहीं आ पा रहा है। ठीक है। एनालिस्ट वोन, एनालिस्ट जो है वोन कर रहे हैं क्या? दैट विदाउट मेजर स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब कोई आपने सपोर्ट दिया, कोई एनकरेजमेंट करा, है ना, तो बोला जा रहा है बिना बड़े स्टिमुलस के द इकोनॉमिक फेस अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ नेगेटिविटी। तो बोला जा रहा है अगर तुमने मेजर स्टिमुलस नहीं दिया तो इकोनॉमी फेस करेगी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कहां है? यहां पर क्या है? सिक्स्थ में स्टैग्नेशन नेगेटिविटी है, थर्ड में क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्शन। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अब यहां पर मैं क्या लगाऊं?
यहां पर मैं क्या लगाऊं, यहां पे कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कमी आना, और स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, एक जगह रुके रहना। मैं क्या लगा सकता हूं बताइए, बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं भाई। मैं एक बार सारे ऑप्शंस को अच्छे से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये कट हो गया था, ये कट हो गया था, ये कट हो गया था, सी और ई अभी हमारे पास है। क्या मैं कॉन्ट्रैक्शन लगाऊं या मैं स्टैग्नेशन लगाऊं? याद रखना, इसने प्रोलॉन्ग्ड पीरियड लगाया है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरावट आना। तो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक कोई चीज बनी रहेगी, रुकी रहेगी, तो वो स्टैग्नेशन होगा, क्योंकि स्टैग्नेशन एक स्टेट है, तो इसका मतलब इसका आंसर सी होगा। ये हुई ना बात। अब आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की वोकैब को समझ पा रहे हो? है इजी, देखो कितनी इजी वोकैबलरी है। यही एग्जाम में होगा, बस आपको इतना दिमाग लगाना है यार, थोड़ा पहले पढ़ना है, कोई तो कीवर्ड होगा जो आपको आंसर देगा। तो ये ले भाई, इसका आंसर सी आ गया, बात खत्म। क्या अब आप लोग उन क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जो मेंस में सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं? सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चंस, सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चंस बना लोगे? घबराओगे तो नहीं, मैं हूं, मेरे साथ बना लीजिए। और ऐसे ही प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा, टेंशन मत लेना। पेड बैच में तो हमारी क्लासेस चल ही रही है, पेड बैच लेना है ले लीजिए, मजा आ जाएगा। पेड बैच में ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, तो पेड बैच वाले स्टूडेंट यूट्यूब पर भी आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका डबल रिवीजन हो रहा है। ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी क्लासेस में यूट्यूब पर भी रख रहा हूँ, पेड में भी ऐसे और यूट्यूब पे भी ऐसे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है ना भाई, जीए भी है ना, और भी बाकी सारे सब्जेक्ट है, इसलिए। चलो, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है कि आपको एक सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा, मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ये तुमको एक सेंट्रल आइडिया दिया गया, सेंट्रल आइडिया तुमको दे दिया, हाँ भाई दे दिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यू मस्ट डिटरमाइन, अब आपको डिटरमाइन करना है विच ऑफ दी 3 शॉर्ट पैसेजेस, 3 शॉर्ट पैसेजेस दिए गए। देखो 1, 2 और 3 शॉर्ट पैसेजेस दिए गए, ठीक है। क्या करना है आपको? सेलेक्ट द आंसर चॉइस दैट करेक्टली लिस्ट द पैसेजेस फ्रॉम विच द सेंट्रल आइडिया कैन बी ड्राइव। सुनना, कहा जा रहा है आपको मुझे वो ऑप्शन देना है, वो ऑप्शन देना है, उन पैसेजेस वाला ऑप्शन देना है कि आपको लग रहा है ये पैसेज पढ़ करके मैं ये चीज निकाल सकता हूं, ठीक है, ये पैसेज पढ़ करके मैं ये चीज निकाल सकता हूं, आपको वो आंसर देना है। ये पैसेज पढ़ के ये चीज निकाल सकता हूं, वो आंसर देना है। ये पैसेज पढ़ के ये चीज निकाल सकता हूं, वो आंसर देना है। समझ गए? तो कुल मिलाकर के उल्टा कर दिया है। वैसे क्या होता है, आपको पैसेज दिया होता है, सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है, अब सेंट्रल आइडिया दे दिया, पैसेज पूछ लिए, क्योंकि अभी आईबीपीएस सब कुछ उल्टा कर रहा है। यूजुअली क्या आता है, कौन सा वर्ड स्वैप हो सकता है वो बोलता है, इस बार ये पूछ लिया कौन सा वर्ड स्वैप नहीं होगा। यूजुअली आता है कि कौन सा वर्ड रिप्लेस हो सकता है, बताओ, वहां पे पूछ लिया कौन सा वर्ड रिप्लेस नहीं होगा। सब उल्टा कर रहा है, तो मैंने भी उल्टा कर दिया। अब आप लोग बनाओ, मैं साइड हट रहा हूं। क्या बात है यार, तुमने तो इसको तो उड़ा दिया, फिलर से जल्दी तुमने ये कर दिया। चलिए, अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम मेंस देने जाने हैं तो हमें हर एक पर्सपेक्टिव को पढ़ करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्योंकि आपने इसकी अप्रोच सीख रखी है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत करवा रखे हैं पेड बैच में। आज मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। पहले आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ना ही पड़ेगा भाई, क्या चीज निकालनी है पता तो। चलो चेक करते हैं। कहा जा रहा है ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना, फेस कर रहा है एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोटल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ओके भाई, कह रहा है प्राइमरली ड्यू टू, मतलब प्राइमरली खास करके किस लिए? क्योंकि एंटीक्वेटेड और अंडर कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जिसके ऊपर वो चीज अपन को बनानी है, आगे जिस पे अपन डिपेंड होंगे, वो जो चीज है या तो वो पुरानी है, एंटीक्वेटेड मतलब एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट का मतलब पुरानी, आउटडेटेड है ना, या फिर वो अंडर कैपेसिटी। अंडर कैपेसिटी मतलब उतनी कैपेसिटी में जितना चाहिए उतना है नहीं, है ना, रेदर देन लैक ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो कहा जा रहा है प्राइमरली मेन जो कारण है वो है एंटीक्वेटेड और अंडर कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ना कि कंज्यूमर इंटरेस्ट में कमी है। मतलब कंज्यूमर इंटरेस्ट फुल मिल रहा है, कमी किसमें, इस चीज में कमी है, पुराना है, आउटडेटेड है और अंडर कैपेसिटी है। पढ़ लिया। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। पैसेज पढ़ते हैं, आजा भाई पैसेज पढ़े। सर्वे इंडिकेट अ राइजिंग टाइड। तो सर्वे इंडिकेट कर रहा है कि एक राइजिंग टाइड, बढ़ता हुआ तूफान, टाइड मतलब तूफान, और कंज्यूमर विलिंगनेस। कंज्यूमर विलिंगनेस का मतलब कंज्यूमर बहुत ज्यादा ईगर है, ईगर टू एडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये भी तो यही कह रहा है कि लैक ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट की कमी नहीं है, कंज्यूमर इंटरेस्ट तो बहुत है। अच्छा, विथ मतलब ड्यू टू, देखा कितना आसान हो गया। एडिटोरियल में पढ़ते हैं अपन कोमा के बाद ड्यू टू। तो ड्यू टू एनवायरमेंट, अरे तेरी तो एनवायरमेंटल कंसर्न, हमने तो एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं पढ़ा। कह रहा है एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो मेजर ड्राइवर है, फॉलोड क्लोजली बाय दी डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हाई रेंज बैटरी पैक्स। अरे क्या भाई, कुछ भी है, कुछ भी लिख दोगे हम मान लेंगे क्या, कुछ भी लिख दोगे हम मान लेंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न तो आए ही नहीं, तो मतलब ए कुछ भी कर लो, ए नहीं हो सकता। अगर ए नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड तो हो गई होगा, तुम कुछ भी कर लो, पढ़ो मत पढ़ो, थर्ड को पढ़ लो, ये है स्मार्ट अप्रोच। सेकंड को तो पढ़ना ही नहीं था, थर्ड को पढ़ लेते हैं। आज वो थर्ड को पढ़ते हैं। ग्लोबली several governments have introduced tax breaks and substantial rebates for the purchase of EVs, successfully accelerating adoption rate in densely polluted urban center where public transportation infrastructure is already strained. अब सुनना यहां पर क्या कहा जा रहा है। थर्ड में ये ऐसा कह रहा है हमारे को कि गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स ब्रेक इंट्रोड्यूस करी। भाई टैक्स कम लगेगा, कुछ रिबेट दे दी अगर आप ईवी खरीदते हो तो। ये सक्सेसफुली एक्सेलरेट हो गया इसका एडॉप्शन रेट, कहां पर, डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर। क्या हमने यहां पर ये पढ़ा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहां पर हमने ये पढ़ा कि भाई जो ट्रांजिशन है, जो शिफ्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो फेस कर रहा है एक सिग्निफिकेंट बोटलनेक, मतलब बहुत अच्छा खासा बोटलनेक। यहां तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं हुई है, यहां तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं हुई है। क्या रहा है, ये एंटीक्वेटेड और अंडर कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल ग्रिड के कारण पीछे रह गया। तो भाई यहां पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं, मतलब ये लिख भी दूं तो मैं ये तो इसमें से निकाल ही नहीं पाऊंगा, इसमें से ड्राइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सी आंसर नहीं आ सकता, मतलब तुम्हारा डी ऑप्शन नहीं हो सकता। बिना सेकंड को पढ़े मेरा आंसर बी आ गया। आप लोगों ने सेकंड पढ़ा ना, टाइम वेस्ट कर लिया। ये है ऑप्शन की पावर, अगर ऐसे ऑप्शंस आ गए। क्या यहां तक क्लियर है बताइए। कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। सेकंड पढ़ दूं एक बार, आज जो सेकंड पढ़ते हैं। दी करंट ग्रिड, करंट ग्रिड मतलब जो अभी इलेक्ट्रिक ग्रिड है, डिजाइन अ सेंचुरी एगो। सेंचुरी एगो क्यों कहा, एंटीक्वेटेड। हाँ, एंटीक्वेटेड मतलब पुराना, तो सेंचुरी एगो आ गया। फॉर यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शन, यूनिलेटरल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक तरफा। तो यूनिडायरेक्शनल पावर फ्लो, एक तरफा की पावर फ्लो है उसमें। कैन नॉट हैंडल दी क्लस्टर्ड, तो अंडर कैपेसिटी हैंडल ही नहीं कर पा रहा। साइमल्टेनियसली चार्जिंग डिमांड ऑफ एन ईवी डोमिनेंट सोसाइटी, तो कहा जा रहा है चार्जिंग की डिमांड है। चलो ये बात तो उसमें नहीं लिखी है, हमें तो कॉन्टेक्स्ट समझना ना। हमें सेंट्रल आइडिया पूछा, ये थोड़ा ना बोला एक एक लाइन मिला दो, एक एक लाइन नहीं मिलानी सेंट्रल आइडिया में। तो ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं, आ सकता है। लीडिंग टू ब्रोन आउट एंड अ प्रोहिबिट नीड फॉर कॉस्टली डिसेंट्रलाइज्ड सबस्टेशन अपग्रेड्स, तो इसको इन चीजों की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे सेंचुरी एगो में एंटीक्वेटेड आ गया और यूनी डायरेक्शनल पावर फ्लो है, एक तरफा पावर फ्लो है, हैंडल नहीं कर पा रहा, ये वाली दिक्कतें आ गई है ना। उसके बाद कॉस्टली बहुत है, डिसेंट्रलाइज्ड सबस्टेशन अपग्रेड्स। तो अगर आप देखोगे तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि किसी एक के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर मैं बी को पढ़ रहा हूं और ये अगर सेंट्रल आइडिया निकाल रहा हूं
तो बात बन जा रही है। हालांकि यहाँ पर इसका जिक्र तो नहीं हुआ है इतना कि कंज्यूमर डिमांड इस भी दिक्कत नहीं है, ये सब दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, हमें एक आंसर देना था। अगर आप देखोगे बिल्कुल ये लग जा रहा है, सी बिल्कुल ये लग जा रहा है, बी में हम सेंट्रल आइडिया निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसका आंसर बी लगाएंगे। क्या क्लियर है सभी को, बताइए। चलें आगे, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे 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 अगले क्वेश्चन पर। लो भाई बनाओ, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन यार, बताओ तो, मजा आ रहा है, लाइक वाइक करोगे या नहीं? चलिए, इतना टाइम बहुत है। अगर आपको पता हो तो ये आज का ही एडिटोरियल है अपना, मैं रीड कर रहा हूं, देखिएगा। द ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेटिव मूव, क्या मूव आया था? इन्होंने रोक लगा दी है सोशल मीडिया एक्सेस पे फॉर माइनर्स इज व्यूड एज अ ग्लोबल टेस्ट केस। इसको ग्लोबल टेस्ट केस की तरह देखा जा रहा है, पूरे ग्लोब में इसको देखा जा रहा है, ठीक है, ओके। सेटिंग अ पोटेंशियल स्टैंडर्ड, एक सेटिंग करने की कोशिश है, सेट करने की कोशिश है पोटेंशियल स्टैंडर्ड, किसके लिए? प्रोटेक्टिंग यूथ मेंटल हेल्थ डिस्पाइट कंसर्न्स ओवर एनफोर्समेंट फिजिबिलिटी। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक पोटेंशियल स्टैंडर्ड यहां पे सेट करना चाह रहे हैं कि यूथ की मेंटल हेल्थ को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करें, यूथ की मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें डिस्पाइट कंसर्न ओवर एनफोर्समेंट फिजिबिलिटी। तो जो एनफोर्समेंट की फिजिबिलिटी है उसके ऊपर कंसर्न है, उसके बावजूद भी एक पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है। तो एनफोर्समेंट की फिजिबिलिटी में कंसर्न है, फिजिबिलिटी मतलब एनफोर्समेंट में दिक्कत है, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, दिक्कत है फिजिबिलिटी में। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिया तुम लोगों ने? क्या बोला जा रहा है सेंट्रल आइडिया में कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बैन लगाया है, हमने आज सुबह एडिटोरियल में भी पढ़ा था। कहा जा रहा है ये यूथ के मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हालांकि इसमें कुछ एनफोर्समेंट फिजिबिलिटी में कंसर्न है, उसके बावजूद भी ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अब आप बढ़ो। द एक्सपेरिमेंट डाउन अंडर, डाउन अंडर मैंने आपको सुबह भी बताया था, डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम, ठीक है। तो बोला जा रहा है, अब आप ये मत सोचना कि यहां पे ऑस्ट्रेलिया होगा तभी मेरा आंसर होगा, नहीं, हमें कॉन्टेक्स्ट निकालना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं भी होगा, दूसरी कंट्री का नाम नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं भी होगा तब भी हम कॉन्टेक्स्ट निकाल लेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? द एक्सपेरिमेंट डाउन अंडर इज बीइंग वॉच्ड क्लोजली बाय गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड कैसे, ग्लोब आ गया। Proponents argue that just as we restrict alcohol and driving to adults to protect physical safety। अब आपको लग रहा होगा ना कि सर हमने तो यहाँ पे अल्कोहल नहीं पढ़ा, हमने तो यहाँ पे ड्राइविंग नहीं पढ़ा, अरे यार ये तो होगा ही नहीं आंसर। तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, ये अल्कोहल और ड्राइविंग कैसे डाल रहा है इसमें? देखो सुनो, कॉन्टेक्स्ट को समझो। कॉन्टेक्स्ट में वो कहना चाह रहा है, जो प्रोपोनेंट्स है, जो सपोर्टर है इसके, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जैसे जस्ट एज जैसे तुमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है अल्कोहल को ड्राइव करने को, एडल्ट्स टू प्रोटेक्ट फिजिकल सेफ्टी, जैसे तुमने फिजिकल सेफ्टी के लिए ये बोल रखा है एडल्ट जो है अल्कोहल पी करके ड्राइव नहीं करेंगे, सेम वैसे ही रेस्ट्रिक्टिंग एल्गोरिथम फीड्स इज एसेंशियल टू अरेस्ट दी प्लमेटिंग मेंटल हेल्थ। प्लमेटिंग का मतलब क्या होता है? प्लमेट मतलब गिर जाना एकदम से, तो जो मेंटल हेल्थ गिर रहा है उसको अरेस्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, मैट्रिक्स ऑफ द आई जनरेशन। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ए आपका होगा, डी वालों का खेल खत्म हो गया।
ठीक है, तो जो डी ऑप्शन दे रहे थे, है ना। अब एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर है ना ये एनफोर्समेंट फिजिबिलिटी को लेकर के कुछ नहीं कहा। मैंने आपको क्या कहा, सेंट्रल आइडिया बताना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब ये होता है कि आप ये वाली बात किसमें से निकाल सकते हो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला पैराग्राफ लिखूं तो इस पैराग्राफ का मतलब यही है ना कि रेस्ट्रिक्ट करना एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम मतलब सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया की फीड को, ये जरूरी है जिससे कि हम मेंटल हेल्थ को रोक पाए। ठीक है, किनको, आईजेन जनरेशन को। तो कुल मिलाकर के यहां पर बात हो रही है यूथ्स की, है ना। तो लोगों को अपन रोक पाए, मेंटल हेल्थ मैट्रिक्स उनके खराब ना हो। तो अगर मैं इसमें से सेंट्रल आइडिया निकाल रहा हूं तो बात तो सेम है। हाँ, बस मैं ये कह सकता हूं ये वाली लाइन इसमें मिसिंग है, ये वाली लाइन का टच नहीं, लेकिन सेंट्रल आइडिया तो आ रहा है ना। जरूरी नहीं एक एक लाइन सारी लाइन आ जाए, सेंट्रल आइडिया आना चाहिए। अब जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से समझोगे। देखो हमने ए को क्यों काटा, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न है, इसको मेजर ड्राइवर बता दिया। बिल्कुल ही गलत है, यहां पर प्राइमरली कौन था, एंटीक्वेटेड और अंडर कैपेसिटी था, इसलिए मैंने काटा था ना, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न तो हमने पढ़ा ही नहीं और मेजर ही कारण इसको बना दिया, इसलिए हमने इसको काटा था। सी को क्यों काटा था अपन ने, सी को अपन ने इसलिए काटा था क्योंकि यहाँ पे जो एडॉप्शन हो रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ने दो। यहाँ पर टैक्स भी लगाए, मतलब टैक्स कम किए जा रहे हैं, कुछ इनको रिबेट्स भी दी जा रही है। तो हमने तो पैसेज में कुछ नेगेटिव पढ़ा था, नेगेटिव बात एक भी नहीं है, इसलिए तो हमने इसको काटा था। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल टेस्ट केस बन गया है ये, जो भी रोक लगाई गई है, और इसमें स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है यूथ मेंटल को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बात यहाँ पे झलक रही है। तो मैं ए में से चीज निकाल तो सकता हूँ, क्या दिक्कत है। अब बी को पढ़ो। क्रिटिक्स ऑफ द बैन आर्ग्यू दैट एज वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज आर प्राइवेसी नाइटमेयर्स वेटिंग टू हैपन बाय फोर्सिंग यूजर टू अपलोड आईडीज। द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ honeypot for hackers, essential trading one safety risk for a massive cyber security vulnerability without guaranteeing that tech savvy kids will not just use VPNs। अब देखो सुनो, इसमें पता नहीं कौन सी दुनिया भर की बातें कह दी। इसमें कह दिया कि जो क्रिटिक्स है, जो इसके अपोजिशन में है, वो कह रहे हैं एज वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, नाइटमेयर है, मतलब वो सही नहीं हो सकती। उसको अपन करने जाएंगे तो वो बैठेगा ही नहीं, एज वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। बाय फोर्सिंग यूजर टू अपलोड आईडी, आईडी को अपलोड करवाओगे। तो अगर हम यहां पर देखें, यहां पे तो हम सिंपल सा ही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मेंटल हेल्थ है उसको रोकने के लिए बैन लगाए। तो वाली बात ए में आ गई, बी में कहा ये वाली बात, इसलिए बी आराम से कट हो गया, बी नहीं आ सकता। अब एक बार सी को पढ़ लो। वाइल स्केप्टिसिज्म रिमेन रिगार्डिंग हाउ द बैन विल टेक्निकली फंक्शन। अब देखो वाली लाइन तुम्हारी आ गई जो लास्ट वाली थी, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई। द मोरल आर्ग्यूमेंट हैज गेन ट्रैक्शन। जो मोरल आर्ग्यूमेंट था, मोरल आर्ग्यूमेंट मतलब जो इसकी मेन बात थी वो ग्लोबल टेस्ट केस बन गई, मतलब उसने ट्रैक्शन मतलब उसने पेस पकड़ लिया। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, द लेजिस्लेशन क्रिएट्स अ नॉर्मेटिव शिफ्ट signaling that the wild west era of unregulated internet access for children is ending। तो अगर आप देखेंगे वाइल्ड वेस्ट एरा, अब वाइल्ड वेस्ट एरा ऑस्ट्रेलिया को रिलेट किया गया है, यहां पर बोला गया जो अनरेगुलेटेड इंटरनेट एक्सेस है अब उसका अंत आ गया है, उस एरा का अंत आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिट सोशल मीडिया एक्सेस हो गया है। ऑफरिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर नेशन टू फॉलो सूट। तो ये ऑफर कर रहा है एक ब्लूप्रिंट। क्यों ब्लूप्रिंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये व्यूड एज अ ग्लोबल टेस्ट केस। तो ग्लोबल टेस्ट और आप अदर नेशन बोल सकते हो। तो सी कॉन्टेक्चुअली बैठ रहा है, ए कॉन्टेक्चुअली बैठ रहा है, आपको इसका आंसर बी लगाना पड़ेगा, डी नहीं आएगा, ए भी लगाना पड़ेगा। अब बताओ कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन की डायरेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की डायरेक्शन में ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल आइडिया है, मतलब ये वाली जो चीज है ये आप इन्फ्रेंस किस में से कर सकते हो। अगर मैं इसको रीड करूं तो मैं इन्फर कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं जैसे अल्कोहल बैन है ऐसे ही भाई मेंटल हेल्थ के लिए ये चीजें, ये एल्गोरिथम फीड बैन करो, ये बोली गई है ऊपर। बी में कुछ ही बात बोल रहा है, आईडी अपलोड करो, कुछ भी करो, वो वाली बात बोली नहीं गई। सी में कहा जा रहा है
कि भाई ये एनफोर्समेंट फिजिबिलिटी के कंसर्न है, यही बोला गया। हालांकि डाउटफुल है रिगार्डिंग हाउ द बैन विल टेक्निकली फंक्शन, कि बैन टेक्निकली कैसे फंक्शन करेगा, हालांकि ये डाउटफुल सिचुएशन है, लेकिन जो मोरल आर्ग्यूमेंट है उसने ट्रैक्शन पकड़ ली। जो लेजिस्लेशन है क्रिएट्स अ नॉर्मेटिव शिफ्ट, उन्होंने एक नॉर्मेटिव शिफ्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्होंने बैन लगा दिया है सिग्नल देते हुए कि जो वाइल्ड वेस्ट एरा है, अब उसका जो इंटरनेट एक्सेस था, जो अनरेगुलेटेड, जो रेगुलेट इंटरनेट एक्सेस नहीं था, अब उस चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की बात भी हो गई, वो अब एंड हो गया, खत्म हो गया। ये एक ब्लूप्रिंट बना है अदर नेशन के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको सेंट्रल आइडिया निकालना था, बी में से निकल जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, थोड़ा बहुत तो आप लोग पकड़ पा रहे हैं ना क्वेश्चंस को? ऐसे ही मैं आप लोग को और प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, डोंट वरी। और करनी है अगर आप लोग को प्रैक्टिस, तो मैंने पेड बैच में 7 क्लासेस ली हैं अभी तक, लगभग 7 क्लास में, पेड बैच में लगभग 7 क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। तो आप सोच सकते हो कम से कम 20 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, यही लेवल। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, आ जाइए, मैं रीड करता हूं। देयर इज अ पाल्पेबल कल्चर शिफ्ट, पाल्पेबल का मतलब नोटिसेबल होता है, एक कल्चर शिफ्ट आ रहा है, कल्चर में शिफ्ट आ रहा है। अकरिंग वेयर इंडिविजुअल्स, जब जो इंडिविजुअल्स हैं फटीग बाय आर्टिफिशियलिटी ऑफ डिजिटल एग्जिस्टेंस, तो वो थक चुके हैं डिजिटल एग्जिस्टेंस से। अब बोला जा रहा है जहां पे इंडिविजुअल्स आर एक्टिवली रिक्लेमिंग टेंजिबल रियल वर्ल्ड कनेक्शन। रिक्लेम करना मतलब वापस से क्लेम करना, वापस से कोई चीज लेना। क्या लेना चाह रहा है वो वापस से? टेंजिबल मतलब जिसको अपन टच कर सके, छू सके, रियल वर्ल्ड कनेक्शन को। समझिएगा आप इसको, वापस से पढ़ रहा हूं, सुनो। यहां पर एक पाल्पेबल कल्चर शिफ्ट दिख रही है, मतलब एक नोटिसेबल शिफ्ट देखने को मिल रही है, जहां पर जो इंडिविजुअल है अब वो टेंजिबल और रियल वर्ल्ड पे शिफ्ट हो रहा है। वो थक चुका है बेचारा, किससे? डिजिटल एग्जिस्टेंस से थक चुका है। ये यहां पर सेंट्रल थीम है। ठीक है, आजो पढ़ते हैं। ए को मैं पढ़ रहा हूं भाई, जॉन हैरिस। अब आप कहोगे सर जॉन हैरिस तो है नहीं, मैंने वही कहा, वर्ड सेंटेंस नहीं देखने, कॉन्टेक्स्ट को समझना है। जॉन हैरिस नोट्स आ ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब क्या है? आशा की किरण, किरण दिस ईयर। अच्छा, तो उसको इस साल आशा की किरण दिख रही है। ही ऑब्जर्व दैट पीपल आर इंक्रीजिंगली पुटिंग अवे मतलब दूर रखना, देयर स्मार्टफोन्स। अच्छा सुनो, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि पीपल आर इंक्रीजिंगली, ज्यादातर जो लोग हैं तेजी से, पुटिंग अवे देयर स्मार्टफोन ड्यूरिंग डिनर्स एंड कंसर्ट। डिनर करते समय, कंसर्ट करते समय वो अपने स्मार्टफोन को दूर रख रहे हैं। तो क्या मैं यहां पर कल्चरल शिफ्ट बोल सकता हूं? बोल तो सकता हूं, आगे पढ़ता हूं। द स्केल ऑफ डम फोन्स हैज स्पाइक्ड, तो कहा जा रहा है, सॉरी सेल लिखा हुआ है, द सेल ऑफ डम फोन्स हैज स्पाइक्ड suggesting a collective desire to disconnect from the algorithm and reconnect with the person sitting across the table। अगर आप देखोगे तो यहां पर अगली लाइन भी यही बता रही है कि भाई ये चीज यहां पर ये इंडिकेट कर रही है, सजेस्ट कर रही है कि कलेक्टिव डिजायर यहां पर दिख रहा है, जिसमें डिस्कनेक्ट करना है खुद को, किससे? एल्गोरिथम से, और रिकनेक्ट करना है वापस से पर्सन से जो आपके सामने बैठे। मतलब टेंजिबल और रियल वर्ल्ड कनेक्शन बनाने हैं, आर्टिफिशियल कनेक्शन को हटाना है। तो ए अगर आप पढ़ोगे तो ए पढ़ने के बाद आप सेंट्रल आइडिया यही निकालोगे। ये है असली क्वेश्चन।
देखा। अब आप कहोगे सर जॉन हैरिस नहीं है, तो ये क्वेश्चन का लेवल है, इससे ऊपर लेवल एग्जाम में नहीं आ सकता, चाहे वो आरआरबी पीओ मींस हो या आरआरबी क्लर्क मींस में तो वैसे भी नहीं आएगा, पर आरआरबी पीओ मींस में इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अगर आप इतना समझ पा रहे हो, इतना आप में दिमाग है लगा पा रहे हो, तो आप एग्जाम आराम से बना लोगे, अच्छा स्कोर करके आओगे आप मींस में। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आगे बढ़ता हूं। दी मेटावर्स इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो इनटू एन 800 बिलियन मार्केट बाय 2018। अब ये भी बात इससे कोई मैच नहीं कर रही है, पर हम इसको गलत नहीं कर सकते, क्या पता आगे थीम बने, आगे वो आइडिया बन जाए। पढ़ते हैं। टेक जाइंट्स आर बेटिंग दैट कंज्यूमर वोंट मोर इमर्सन नोट लेस। अरे नहीं बेटे, लोग तो हटना चाह रहे हैं, एक पैल्पेबल कल्चर शिफ्ट आ रही है। क्या लिख रहा है तू, गलत लिख रहा है तो फिर भी आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दी एडवेंट ऑफ स्पेशल कंप्यूटिंग our physical reality will soon be seamlessly overlaid with digital information, making logging off an absolute concept। कि log off कर देना एक absolute concept हो जाएगा। नहीं बेटे, उल्टा बोल रहा है तू, पकड़ा गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर बात हो रही थी हम रियल वर्ल्ड में कनेक्ट करेंगे, उल्टा ही बोल रहा है। बी आंसर नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता तो सेकेंड नहीं हो सकता। अब थर्ड को पढ़ लेता हूं। द कन्वीनियंस ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, जो डिजिटल वर्ल्ड का कन्वीनियंस है वो अनडिनाइबल है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी इट हैज अ लेफ्ट अ वॉइड, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खालीपन है। अच्छा, वी आर सीइंग अ रीसर्जेंस, अब रीसर्जेंस हो रहा है ऑफ एनालॉग हॉबीज। एनालॉग हॉबीज का मतलब वो हॉबीज जो किसी से सिमिलर है। किससे सिमिलर है? वनाइल रिकॉर्ड्स। मतलब वनाइल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, वो आपने देखा होगा ना, वो ऐसे तार होती थी, ये ब्लैक कलर की एक डिस्क होती है, ये घूमती रहती है, उसमें से गाना वाना बजता है, कुछ म्यूजिक बजता है। तो अब लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, फिल्म फोटोग्राफी पे शिफ्ट हो रहे हैं। फिल्म फोटोग्राफी का मतलब क्या हो गया, अभी हम मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में फोटो देखते हैं, वो वाली फोटो जो एल्बम होती थी पहले पुराने जमाने में, उस पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद इन पर्सन बुक क्लब। इन पर्सन मतलब सामने जाकर के इन पर्सन मिलना, है ना। दीज आर नॉट जस्ट ट्रेंड, ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, they are symptoms of the society desperate to ditch a life led on screen for the authenticity of the real thing। तो बोला जा रहा है ये सिम्टम्स हैं कि लोग बाग अपनी उस लाइफ को, डेस्परेट है उस लाइफ को छोड़ने को जो स्क्रीन के ऊपर टिकी हुई है। वो लोग ऑथेंटिसिटी चाहते हैं रियल थिंग्स की। तो इसका मतलब आप इसका आंसर सी लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बताइए कैसा लगा आपको आज की क्लास का लेवल। आप लोग आरआरबी पीओ मींस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो, मुझे लगता है ये जो लेवल है, असली लेवल यही है अभी इस समय प्रैक्टिस करने का। क्यों, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 15 दिन बचे हैं आपके मींस के लिए। तो 15 दिन में हम वो चीज सीखे ना जो हमें दिक्कत दे सकते हैं एग्जाम में, जो चीज हमें आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल फिलर आएंगे आप लोग बना लेंगे, मैच दी कॉलम आएंगे सिंपल वाले आप लोग बना लेंगे, अगर पैराजंबल आएंगे, रीअरेंजमेंट आएंगे, ABCD ऑप्शन भी दे रखा होगा, आप बना लेंगे। दिक्कत आएगी तो सर ये रीडिंग वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी। अभी देखो, अभी कहीं स्टूडेंट, अगर मैं आज नहीं बताता आप लोगों को, आज हम ये नहीं पढ़ते, तो कहीं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अटकते नहीं अटकते कि सर यहाँ पे तो फिजिबिलिटी की कंसर्न दे रखा है, इसमें तो है ही नहीं। तो उनको ये समझ में, अच्छा यहाँ पर एक एक लाइन नहीं देखनी। अब मान लो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया, अब आप लोग तो ये देख करके ही घबरा जाओगे, यार जॉन हैरिस तो लिखा ही नहीं हुआ, जॉन हैरिस कैसे लगा दूं। तो ये चीजें हमारे को पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस से पता चलेंगे। एक बार पढ़ा होगा तो एग्जाम में इजी होगा, डुएबल होगा, ठीक है। पढ़ा हुआ नहीं होगा तो एग्जाम में पता नहीं चलेगा क्या करना है भाई। तो ये थी मेरी तरफ से क्लास आरआरबी पीओ मींस की। अब आरआरबी पीओ मींस और आरआरबी क्लर्क मींस की ऐसे ही मैं क्लासेस लेता रहूंगा, और जो भी अभी एग्जाम आ रखे हैं मैं उसकी भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, आप बने रहिएगा। 9 बजे यहाँ पे क्लासेस होती रहेंगी, आप लोग को अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं इवेंट, मतलब अब मैं पूरा सब कुछ सेट करके इवेंट लगा करके आपको अपडेट दे दूंगा। मंजिल बैच 2026 आ रहा है, कुछ अलग ही लेवल पे मैं यहाँ पर चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और मैंने खास करके उन स्टूडेंट का भी ध्यान रखा है जो रिपीटर्स है, जो पहले कहीं और से पढ़े हैं, फाउंडेशन हो रखा है या कवर कर रखा है, उनके लिए क्या, वो क्यों वापस से शुरू से पढ़े।
तो मैं उनके लिए भी कुछ चीज लेकर के आ रहा हूं जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अपने मंजिल बैच वाले लॉन्च इवेंट में। ठीक है भाई, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। देखो, आप लोगों के सिर्फ कमेंट्स ही हैं जो मुझे एनर्जी देते हैं कि मैं आपके लिए क्लास ले पाऊं, है ना। आप मुझे कैसे समझ में आया कि यार आरआरबी पीओ मेंस की क्लास मुझे लेनी चाहिए। मुझे ऐसे इसलिए समझ में आया, मैंने कहा यार आरआरबी पीओ मेंस की क्लास इतने दिनों से हुई नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे हैं सर क्लास लो क्लास लो। मुझे लगा यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे देखना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं। ये जेन्युइन लेवल है आपके एग्जाम का। क्यों? क्योंकि मैंने लगभग सारे मीन्स दिए, मैं खुद देख करके आता हूँ मीन्स, तो मुझे पता है एग्जाम में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए भाई, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो के लिए थैंक यू। अगर आप बिगिनर हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश एक्सक्लूसिव लेकर के रख दो। जैसे ही मंजिल बैच 2026 आएगा, पूरा रोड मैप दूंगा, शेड्यूल दूंगा, कब क्या होगा, एसबीआई पीओ पहला एग्जाम है उसको कैसे कवर करना है। तो ये नहीं कि फाउंडेशन करते रह गए, एसबीआई पीओ आके निकल गया पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होगा। बहुत सिस्टमेटिक वे में क्लासेस होंगी और बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके साथ में हाजिर हूंगा। ठीक है भाई, चलो भाई, आप लोग बस सपोर्ट देना, कमेंट्स करना और लाइक और शेयर करना। सुबह 8 बजे मिलते हैं एडिटोरियल वाली क्लास में।